अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ लाइट का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बेटा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को यंग ने परफॉर्म किया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। लाइट की वेवलेंथ क्योंकि बहुत छोटी होती है, इस वजह से लाइट के अंदर इंटरफेरेंस करवाना इतना आसान नहीं होता जितना साउंड में होता है। इसी वजह से लाइट के अंदर इंटरफेरेंस करवाने के लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि ऐसे दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम और उनके दरमियान में फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा तो वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। और ये भी पढ़ा था कि दो सेपरेट सोर्सेज की लाइट जो है वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती। इसी वजह से यंग्स ने लाइट के अंदर इंटरफेरेंस करवाने के लिए एक ही सोर्स की लाइट को यूज़ किया, ठीक है, और एक ही सोर्स की लाइट में से आगे दो कोहेरेंट सोर्स बनाए। वो कैसे, आप यहाँ पर देखो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर वाली लाइट को फॉल करवाया पहले, ठीक है। S1 एंड S2 ये दो स्लिट्स थी इसके एक्सपेरिमेंट में, यानी दो सुराख थे। उसमें से जब एक ही कलर वाली लाइट किसी सोर्स में से आकर गिरती है तो क्या होता है कि उसमें से दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक सोर्स था मोनोक्रोमेटिक लाइट का। इसमें से जब लाइट आगे गई और इन दोनों स्लिट में से गुजरने के बाद आगे दो लाइट के पार्ट बन गए, और ये दोनों जो स्लिट्स हैं इसने किया क्या कि एक सोर्स में से दो सोर्सेज बना दिए। अब क्योंकि लाइट एक ही सोर्स की थी और एक ही सोर्स में से आगे दो सोर्स बने हैं, तो ये जो दोनों स्लिट्स हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आगे जाएगी वो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी वाली होगी और उनके दरमियान में फेज डिफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे देखें, When waves coming from the two coherent sources, अब यहाँ से S1 एंड S2 ये जो स्लिट्स हैं, या यहाँ से आप दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह भी इनको ले सकते हो। यहाँ से लाइट जब आगे जाती है और आगे जाकर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आकर इन दोनों सोर्सेज की लाइट जब आपस में इंटरफेरेंस करती है, यानी ये सुपर इम्पोज करती है, तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। और यहाँ पर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस की वजह से आपको ब्राइट एंड डार्क जो हैं बैंड्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सेटअप था यंग्स का, जिसने सबसे पहले इस तरीके से लाइट के अंदर इंटरफेरेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करवाया था। ठीक हो गया बेटा। दीज बैंड्स ऑफ लाइट, यानी ये जो बैंड्स बनते हैं यहाँ पर, इनको हम फ्रिंजेस भी बोलते हैं। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि एनालिटिकली ये फार्मूले कैसे बनेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कहाँ से मिलेगी, फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आगे चलते हैं और ये चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये हिस्टोरिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनको भी बेटा याद कर लो। कभी कभार MCQs इस तरीके से भी आ जाता है कि सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करवाया गया था। और अगर आपको याद होगा तो हाइजन और न्यूटन के दरमियान में जो वेव थ्योरी पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था,
उसमें भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बज़ाहिर ज़्यादा हो गया था कि लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है। इससे पहले लोग जो है वो हाइजेंस की वेव थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ सिंगल सोर्स इज एक्सपोज टू टू स्लिट्स। एक ही सोर्स की लाइट को हमने दो स्लिट में से गुजारा है ताकि हम दो कोहेरेंट सोर्स बना सकें, क्योंकि बेटा एक सोर्स की लाइट तो इंटरफेरेंस कर नहीं सकती। हमें इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेज चाहिए और दो ऐसे सोर्सेज चाहिए जो कोहेरेंट हों। इस वजह से एक ही सोर्स की लाइट को दो स्लिट में से गुजारना पड़ा। उसके बाद द स्लिट S1 एंड S2 बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। जब लाइट इन दोनों स्लिट में से गुजरकर आगे जाती है तो ये दोनों स्लिट्स या इसमें से गुजरने वाली जो लाइट है ये दो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। ठीक, द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिवली। आगे जाकर इन दोनों स्लिट में से गुजरने वाली जो लाइट है जब स्क्रीन के ऊपर जाकर इंटरफेरेंस करती है तो आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी और वो अल्टरनेटिवली मिलेंगी। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट। ये पैटर्न आपने स्क्रीन पर देखा था कि अल्टरनेटिवली यानी दो ब्राइट एक साथ नहीं बन सकती और दो डार्क भी एक साथ नहीं बन सकती। इसके अलावा ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। सारी की सारी जो फ्रिंजेस हैं या जो बैंड ऑफ कलर्स हैं वो बराबर बराबर विड्थ वाले होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते। ठीक है, ब्राइट डार्क पहली दूसरी तीसरी सबकी विड्थ बराबर होती है। और एक विड्थ या एक फ्रिंज की जो विड्थ है वो बराबर होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है उसको हम बीटा के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे देखते हैं तो आपको ये सारी बातें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमने देखना है कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए आप इस फिगर को अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, वहाँ पर हमने आपको जो डायग्राम दिखाया था वो सिंपली और यहाँ पर एनालिटिकली हमने फार्मूला ड्राइव करने के लिए उसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से शो किया है। बेटा इसमें ये S1 और S2 ये दो स्लिट्स हैं और ये जो स्मॉल d है इन दोनों के दरमियान में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, अब कुछ लाइट जो है इस स्लिट में से गुजरकर आगे जाती है, तो ये देखो ये फोटॉन एक आगे जा रहा है, एक सोर्स यहाँ से गया और एक सोर्स जो है ये नीचे वाली स्लिट में से आगे गया। ठीक है, तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज आगे जाकर लेट्स सपोज करो इस जगह पर पॉइंट P पर आकर इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो कि इन दोनों सोर्सेज ने एक जितना ट्रेवल नहीं किया। नीचे वाली स्लिट में से लाइट यहाँ से चलती है और ऊपर वाले में से यहाँ से, तो पॉइंट P तक जाने में ये कम ट्रेवल करता है और बेटा ये जो है वो ज़्यादा ट्रेवल करता है क्योंकि ये यहाँ से चलता है, ये यहाँ से चलता है। तो इन दोनों के दरमियान में पाथ का फ़र्क है। अगर आप यहाँ से एक नॉर्मल गिराओ और फिर यहाँ पर आओ और अगर लाइट यहाँ से चलती, सपोज करो नीचे वाला यहाँ से चलता और ऊपर वाला यहाँ से चलता, तो फिर आप बोल सकते थे कि इन दोनों ने बराबर बराबर ट्रेवल किया है। ठीक है, पर ये S2 वाली जो लाइट है वो तो यहाँ से जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो नीचे वाली लाइट है ये इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर कर पॉइंट P पर पहुंची है, यानी ये वाली जो लाइन का ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द एक्स्ट्रा पाथ। अब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है इसको हम पाथ डिफरेंस बोला करेंगे। सिंपल है, पाथ का फ़र्क है तो पाथ डिफरेंस ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस है। अब इस पाथ डिफरेंस को आपने कैसे निकालना है
उसके लिए आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो। ये जो छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा एंगल है और ये थीटा के सामने वाली जो साइड है ये पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। ठीक हो गया बेटा। तो पाथ डिफरेंस जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय, यानी ये जो दोनों वेव्स हैं जो इंटरफेरेंस करेंगी आगे जाकर पॉइंट P पर मीट करके, इन दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब इसको अच्छे तरीके से समझो। ये जो निशानी है ये पाथ डिफरेंस की है, ये जो ट्राइंगल की तरह मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको पाथ डिफरेंस समझो। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनी इसको अच्छे तरीके से समझ लो। पहले अगर हम इस छोटे ट्राइंगल पर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी पाथ डिफरेंस वाली साइड डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज यानी डी। तो अगर यहाँ पर देखो कि साइन थीटा बराबर है पाथ डिफरेंस, आप ये दरमियान वाले पार्ट को फिलहाल छोड़ो, ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो आप फिलहाल ये फर्स्ट और ये जो थर्ड नंबर पर जो इक्वेशन है इनको आपस में बराबर करते हैं। ये देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? पाथ डिफरेंस, तो ये बेटा पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज स्मॉल डी। तो ये जो डी है ये यहाँ पर नीचे आना चाहिए था, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन डी, यहाँ डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया, तो फिर डी साइन थीटा किसके बराबर हो गया बेटा? पाथ डिफरेंस के फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो कुछ भी नहीं है, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आपने साइन थीटा लगाया तो पता चला कि पाथ डिफरेंस ये जो ट्राइंगल है ये बराबर हो जाता है डी साइन थीटा के। अब ये जो दरमियान में है ये इसके बराबर कैसे है इसको भी देख लो। देखो बेटा ये डी है तो बराबर लगाकर डी तो हमने सेम रखा, बाकी क्या है? साइन थीटा। अच्छा, अब इस छोटे ट्राइंगल में से आप इस बड़े ट्राइंगल पर आ जाओ, ये जो डॉटेड लाइन वाला ट्राइंगल है। और बेटा ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि मैंने बेटा आपको शुरू में बताया है कि दो लाइनों के दरमियान में जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी वही एंगल होती है। तो शुरू वाला जो ट्राइंगल है उसमें दो लाइनें ये हैं, एक ये वर्टिकल वाली और एक ये वाली। अब आगे देखो कि ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली डॉटेड लाइन है ये इस वर्टिकल लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो दो लाइनों के दरमियान में जो एंगल होगी उनके नॉर्मल्स के दरमियान में भी वही एंगल होगी, इस वजह से ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये जो डी था बराबर लगाकर हमने डी तो सेम रखा और आगे जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। पर बेटा जब एंगल स्मॉल होती है तो आपको पता है कि साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसके बदले हम टेन थीटा भी सपोज कर सकते हैं। तो इस बड़े ट्राइंगल में अगर हम देखें कि टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या है? एक्स। ठीक है, और बेस क्या है? कैपिटल डी। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा को स्मॉल एंगल की वजह से टेन थीटा माने और टेन थीटा को देखें, टेन थीटा की वैल्यू को, तो परपेंडिकुलर एक्स और बेस क्या होता है? डी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों साइडें आपस में बराबर कैसे हुई? पहले ये फर्स्ट और थर्ड को हमने इस छोटे राइट एंगल ट्राइंगल पर साइन थीटा लगाकर देखा कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर होता है, और फिर इस बड़े ट्राइंगल को यूज़ करके हमने साइन थीटा छोटी एंगल की वजह से टेन थीटा के बराबर कर लिया और डी सेम रखा, और साइन थीटा टेन थीटा होता है स्मॉल एंगल के लिए, और टेन थीटा जो है वो बड़े ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है।
यहाँ पर ये डिफरेंस समझ लो कि स्मॉल डी जो है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और कैपिटल डी जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, ये कैपिटल डी, इसको हम एल भी कभी कभी लिख देते हैं। और ये जो एक्स है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, कैपिटल डी जो है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के आज के बाद दो फार्मूले होंगे, पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन डी या डी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा डायग्राम, इसमें दोनों ट्राइंगल, स्मॉल डी, कैपिटल डी, एक्स, ठीक है, और पाथ डिफरेंस के फार्मूला। अच्छा बेटा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैसा होगा, यानी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपको पता है कि पाथ डिफरेंस जो है जो हमने अभी निकाला है वो कुछ इस तरीके का था, यानी पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन कैपिटल डी या डी साइन थीटा के बराबर होता है। और आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। बेटा ये जर्नल है, हम वेव से 8वें चैप्टर से इसको स्टडी करते आ रहे हैं कि जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, लेमडा होगा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, यानी वेवलेंथ का पूरा पूरा इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर n जो है वो 0 से 1, 2, 3 इस तरीके से आगे चलता है। समझ में आ गया? तो पाथ डिफरेंस ऐसा होगा तो फिर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, डी साइन थीटा भी पाथ डिफरेंस है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एन लेमडा भी तो पाथ डिफरेंस है। अब ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि बराबर हैं तो हम इनको आपस में किसी भी दो को बराबर कर सकते हैं। तो अगर आप एक्स डी अपॉन कैपिटल डी को फॉर मैक्सिमा एन लेमडा के बराबर कर दो तो फिर आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी जो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज हमें शो करेगी। कैसे? ऐसे समझते हैं, वेट। ठीक है बेटा, देखो हमने इस पार्ट को एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को एन लेमडा के बराबर किया। एन लेमडा के बराबर क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस ऐसा होता है और जर्नली ऐसा होता है। तो यहाँ पर एन लेमडा इस तरफ है और इस तरफ क्या होना चाहिए था, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो हमें क्योंकि सिर्फ एक्स चाहिए तो यहाँ पर ये जो स्मॉल डी था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो नीचे आ गया, और ये जो कैपिटल डी नीचे था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला गया। तो बाय इक्वेटिंग दिस साइड टू दिस साइड आपने एक्स की वैल्यू जो सॉल्व करके बनाई वो बराबर हो गई एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और ये जो एक्स है ना यहाँ पर ये हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज बताएगा, क्योंकि आपने ये जो पाथ डिफरेंस लिया है ये मैक्सिमा वाला लिया है। ठीक है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि स्क्रीन के सेंटर से जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो कितना दूर होती है, ऊपर या नीचे। अब यहाँ पर ये जो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है इसको आगे जाकर हम फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं। और अगर हम इस तीनों को यानी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को बीटा बोल दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, एन बीटा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इन तीनों को मिलाकर मैंने बीटा बोल दिया है। और आपको पता है कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं इसमें एन की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली ब्राइट कहाँ पर बनेगी तो आपने एन के बदले 0 पुट करना है, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पहली ब्राइट तो 0 पर ही बनेगी। उसके बाद जो दूसरी ब्राइट है उसमें एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दूसरी ब्राइट जो है वो 2, तीसरी ब्राइट जो है वो 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है स्क्रीन पर
सेंटर ऑफ स्क्रीन से आपको मालूम होती जाएगी। बेटा याद कर लो कि इस पैटर्न में सेंटर में ब्राइट बनती है और सेंटर वाली जो है वो तब मिलती है जब हम n की वैल्यू 0 पुट करें। तो ये जो सेंटर वाली ब्राइट होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट या 0th ऑर्डर ब्राइट। तो सेंटर वाली को हम फर्स्ट नहीं बोलते, और फिर जब हम फर्स्ट पुट करेंगे तो फिर उसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट कहाँ पर बनेगी, 0 पर नहीं, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर। ठीक है, तो आपने देखा कि पाथ डिफरेंस का जर्नल फार्मूला ये और मैक्सिमा के लिए n लेमडा, इन दोनों को आपस में बराबर किया और दोनों को बराबर करने के बाद जो x की वैल्यू आई, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट की जो वैल्यू आई वो इसके बराबर हो गई। यहाँ पर कैपिटल लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d जो है वो बीटा के बराबर हो गया, तो फिर हम इसको n बीटा के ज़रिए भी लिख सकते हैं। सेंट्रल ब्राइट जो है वो तब मिलेगी जब आप वैल्यू 0 पुट करोगे और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगी और कैसे मिलेगी। तो बेटा देखो, वंस अगेन पाथ डिफरेंस का जर्नल फार्मूला तो वही रहेगा, यानी d साइन थीटा या एक्स डी अपॉन कैपिटल D। पर आपको पता है कि फॉर मिनिमा जो पाथ डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, 2n-1 लेमडा बाई 2। यानी अगर आप जर्नली सोचो तो क्या होता है, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। तो आप सोचोगे कि लेमडा बाई 2 के साथ कोई आड नंबर है ना, यानी 1 लेमडा बाई 2, फिर 3, फिर 5 लगेगा, फिर 7 लगेगा। तो ये देखो लेमडा बाई 2 तो है, और लेमडा बाई 2 के साथ ये ब्रैकेट में 2n-1 जो है ये आड नंबर होता है। ठीक है, तो ये आड है और आगे क्या है, लेमडा बाई 2, यानी आड मल्टीपल हो जाएगा लेमडा बाई 2 का। आपको यकीन नहीं आता तो आप करके भी देख लो। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 2 ज़ा 2 -1 क्या हो जाएगा, 1 लेमडा बाई 2। फिर आप 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 -1 3 लेमडा बाई 2। 3 पुट करोगे तो 3 2 ज़ा 6 -1 क्या हो जाएगा, 5 लेमडा बाई 2। यहाँ पर आप ये याद रख लो कि n की वैल्यू 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो 2n-1 है ये आड नंबर रिप्रेजेंट करता है जब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस ऐसा होता है। अब आप वंस अगेन क्या करोगे कि पोजीशन ऑफ nth डार्क, क्या करना है, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज जैसे हमने ब्राइट की मालूम की थी, उसके लिए सिमिलरली हमने इस पाथ डिफरेंस को, जो जर्नल पाथ डिफरेंस होता है, उसको इस पाथ डिफरेंस के बराबर कर देना है, क्योंकि मिनिमा की आप पोजीशन मालूम करने वाले हो। ठीक है, तो जब बेटा हम ऐसा करेंगे तो वंस अगेन देखो, ये एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, तो ये जो राइट में है 2n-1 ये लेमडा अपॉन 2 ये तो सेम है। ठीक है, और इसको बराबर लगाकर इसके बराबर करना था ना, तो इस तरफ क्या आना था, एक्स डी अपॉन कैपिटल D। तो ये जो स्मॉल d है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ गई, और कैपिटल D जो नीचे थी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चली गई, और हमारा ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप हमने रिड्यूस किया है, क्योंकि हमें किसकी पोजीशन चाहिए बेटा, x चाहिए डार्क की, तो हमें एक्स डी अपान डी की वैल्यू नहीं चाहिए। वैसे तो एक्स डी अपान कैपिटल D इसके बराबर था, पर हमने कैपिटल D और स्मॉल d को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे ऐसे करके लिखा, तो x की वैल्यू मिल गई, और ये डार्क का x है। सही, तो 2n-1 यानी 2n-1 क्या है, आड नंबर लेमडा कैपिटल D अपान 2d। इस पोजीशन में हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब आपको पता है कि लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d, इसको हम बीटा भी बोलते हैं, तो आप इसी साइड को 2n-1 अपान 2 इंटू बीटा भी लिख सकते हो, इस लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d के बदले। और n की वैल्यू आपको पता है कि डार्क में आपने 1 2 3 इस तरीके से पुट करनी है, 0 से पुट नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर आप बोलोगे फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क के लिए मैं बेटा यहाँ पर 1 पुट करूँगा n के बदले, तो 1 2 ज़ा 2, 2 -1 क्या हो जाएगा 1,
तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1, तो क्या हो जाएगा लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। इसी तरीके से जो दूसरा होगा वो 2 2 ज़ा 4 -1 यानी 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पोजीशन ऑफ nth डार्क और पहले आपने देखा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है मालूम कर सकते हो। राइट हो गया। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है। फ्रिंज स्पेसिंग बेटा हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट आर टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस, यानी दो लगातार ब्राइट के दरमियान या दो लगातार डार्क के दरमियान में कितना गैप है। ऐसे समझ लो कि तीसरी ब्राइट और चौथी ब्राइट के दरमियान में कितना गैप है, या पाँचवीं और छठी, सातवीं और आठवीं, यानी कोई भी दो हों पर कोई भी दो साथ वाली, फिर भली वो दोनों डार्क हों या दोनों ब्राइट हों, तो कंसेक्टिव ब्राइट या कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होती है, उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं। सही हो गया। अब इसको कैसे मालूम करें। आपको पता है कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट किसके बराबर था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d को आप बीटा बोल सकते हो और n की वैल्यू ब्राइट में 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि फ्रिंज स्पेसिंग तो दो लगातार ब्राइट के दरमियान में है, तो आप सोच लो कोई भी दो लगातार, यानी पाँचवीं और छठी, तीसरी और चौथी। तो अगर हम तीसरी और चौथी को सपोज करें तो बेटा चौथी कहाँ पर होगी, चौथी के लिए यहाँ पर 4 पुट करना पड़ेगा क्योंकि 0 वाली तो सेंट्रल होती है ना। तो फोर्थ ब्राइट जो है वो कहाँ पर बनेगी, 4 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और उसके साथ वाली तीसरी वो कहाँ पर बनेगी, 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और इन दोनों के दरमियान में गैप कैसे मिलेगा, चौथे वाली की डिस्टेंस को तीसरी वाली में से कट कर लो, तो 4 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो बाकी क्या बचेगा, 4 में से 3 गए तो बाकी बचेगा लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो गैप कितना बचेगा बेटा, लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है ना। आप कोई भी दो ले लो, पाँचवीं और छठी, तो 6 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d में से कट करोगे 5 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो बाकी क्या बचेगा, 1 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो 1 को तो आप लिखते नहीं हो, तो दो फ्रिंजेस के दरमियान में गैप इतना बचेगा। और दो फ्रिंजेस के दरमियान में, कंसेक्टिव फ्रिंजेस के दरमियान में जो गैप होता है हम उसको फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं। और फ्रिंज स्पेसिंग को आप इस लेटर के ज़रिए, बीटा के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हो। बेटा हमारे बुक में ये जो कैपिटल D है इसको L के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कैपिटल D या L एक ही बात है। सही हो गया। आगे चलते हैं। और इसी तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो कि दो कंसेक्टिव डार्क के दरमियान में भी यही वैल्यू आएगी। कैसे, सपोज करो डार्क फ्रिंज की जो फार्मूला था पोजीशन ऑफ nth डार्क, वो क्या था, 2n-1 और लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D के बराबर था। अब सपोज कर लो तीसरी और चौथी कोई भी दो ले लो, ठीक है, पहली और दूसरी ले लो। चलो पहली लेते हैं, तो पहली के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 1, और नीचे क्या है 1 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। और फिर उसके साथ वाली जो सेकंड होगी, वो सेकंड के लिए आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, ये 2 2 ज़ा 4 -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो थी वो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/2, ये 2 को अगर हम इसके साथ पढ़ें तो पहली जो थी वो 1/2 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर बनी, और जो दूसरी डार्क थी वो यहाँ पर क्या था 3/2 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब बेटा 3/2 जो है वो 1.5 के बराबर होता है, और पहली के लिए ये क्या था 1/2, वो 0.5 होता है। आप 3/2 में से 1/2 कट करोगे या 1.5 में से 0.5 कट करोगे तो बाकी तो 1 ही बचेगा।
तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो वंस अगेन दो डार्क के दरमियान वाला गैप भी आपको लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी के बराबर मिलेगा। तो आइदर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ब्राइट ले लो या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव डार्क ले लो, और फार्मूला के ज़रिए आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और ये वेवलेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ होता है, यहाँ ये जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है, ये किस बात पर डिपेंड करती है, यानी डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग। तो बेटा क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला आपने पढ़ा लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक है। तो फार्मूले में क्योंकि तीन चीज़ें हैं तो डिपेंड भी इन्हीं पर करेगी। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले जो फ्रिंज स्पेसिंग है इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। वो किस तरीके से कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो वेवलेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होती है। जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी बड़ी फ्रिंज स्पेसिंग। बड़ी बड़ी आपको बेंड्स तब नज़र आएंगी जब लाइट का जो वेवलेंथ है ऐसे कलर वाला हो जो बड़ी वेवलेंथ वाला हो। यानी अगर रेड और ब्लू को यूज़ करते हैं तो रेड कलर वाली जो पट्टियां हैं वो ज़्यादा बड़ी होंगी, उसके अंदर जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। दूसरी बात, अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूछेगा तो फिर हम उल्टा कर देंगे बेटा, क्योंकि C = म्यू लैम्डा होता है तो बड़ी वेवलेंथ मतलब छोटी फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या है, B डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये जो स्मॉल d है ये डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज है, और इसके साथ बेटा इन्वर्स रिलेशनशिप है क्योंकि ये नीचे है। तो दो सोर्सेज के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फ्रिंज स्पेसिंग कम होती जाएगी। तो ज़्यादा फ्रिंज स्पेसिंग करवाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो नज़दीक होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा करवाओगे तो इंटरफेरेंस क्लियर नज़र आएगा। तो सस्टेन्ड या स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए वेवलेंथ बड़ी या फ्रीक्वेंसी छोटी, और जो सोर्सेज हैं वो नैरो होने चाहिए, यानी डी की वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। बी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। स्क्रीन जो है वो सोर्स से या स्लिट से कितनी दूर है इस पर भी डिपेंड करती है। और बेटा क्योंकि ये ऊपर है तो ये जो फ्रिंज विड्थ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D/L। तो फ्रिंज विड्थ को ज़्यादा करने के लिए स्क्रीन दूर होनी चाहिए, सोर्सेज नैरो होने चाहिए, और वेवलेंथ जो है वो बड़ी या फ्रीक्वेंसी छोटी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाऊँ। आपको बताए कि बड़ी वेवलेंथ वाली जो फ्रिंज होगी वो ज़्यादा जगह लेती है, विड्थ माना जगह। तो बड़ी जो बैंड है बड़ी वेवलेंथ वाली उसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि जब हमारे पास जगह फिक्स हो, ठीक है, आपके पास जगह फिक्स है तो बड़ी बड़ी पट्टियाँ तो सेम जगह में थोड़ी आएंगी ना। अगर मैं बोलूँ एक कमरे के अंदर, ठीक है, हम टेबल रखते हैं, तो अगर बड़े बड़े टेबल होंगे तो कम आएंगे, छोटे छोटे टेबल होंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपने ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर N1 फ्रिंजेस आर विजिबल इन अ फील्ड ऑफ व्यू विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1, यानी सेम जगह में सेम फील्ड ऑफ व्यू में अगर λ1 वाली जो हैं उसका नंबर N1 है, यानी λ1 वाली जो बैंड्स हैं वो N1 शो होती हैं, और λ2 वाली जो हैं उनका नंबर जो है N2 है, तो फिर इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, N1 λ1 इंटू N2 λ2। आपको समझ में नहीं आया? फिर देखें बेटा, देखो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होती है, इन्वर्स। चार्ल्स लॉ वो देख लो, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये देखो प्रोडक्ट, ये 1 वाला 1 के साथ लो, 2 के साथ नहीं लो। तो ये देखो N1 λ1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि नंबर की वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है कि नहीं।
और मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका नंबर कम होगा, बड़े टेबल सेम कमरे में कम आएंगे। तो बड़ी वेवलेंथ वाली पट्टियाँ सेम फील्ड ऑफ व्यू में कम नंबर में दिखाई देंगी। तो इसी वजह से अगर λ1 वाली जो वेवलेंथ है उसकी n1 पट्टियाँ नज़र आती हैं तो λ2 वाली की जो है वो n2 नज़र आती हैं। तो रिलेशनशिप कैसे बनेगी, n1 λ1 n2 λ2। और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। बेटा इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगा, आपको बोल देगा कि λ1 वाली इतनी 1000 या 2000 नज़र आ रही हैं, तो बताओ एक दूसरी वेवलेंथ जो यूज़ की जिसकी वेवलेंथ इतनी है तो उसकी कितनी नज़र आएंगी। तो जस्ट आपने इनवर्स रिलेशनशिप या दोनों के प्रोडक्ट कांस्टेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, आगे चलें। बेटा नेक्स्ट क्या है, कंडीशन ऑफ स्टेबल इंटरफेरेंस। अब हमने देखना है कि स्टेबल इंटरफेरेंस जो है वो किन कंडीशंस पर होता है। तो बेटा सबसे पहले स्टेबल इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, अदरवाइज द इंटरफेरेंस विल नॉट बी सस्टेन्ड। यानी ये जो दो सोर्सेज की जो लाइट है इनके दरमियान में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो सोर्सेज कोहेरेंट ही नहीं होंगे, तो इंटरफेरेंस जो है वो सस्टेन या स्टेबल नहीं होगा। इसका तो हमें ऑलरेडी पता है कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट नहीं होते। इसी के साथ अगर हम बोलें कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स शुड बी इक्वल, ये भी वही बात है कि वेवलेंथ सेम नहीं होगी फिर भी कोहेरेंट नहीं होंगे। इफ नॉट द फेज डिफरेंस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड सो द इंटरफेरेंस विल नॉट बी सस्टेन्ड। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमने कोहेरेंट वाले जो हैं उसी में से ले लिए, यानी इंटरफेरेंस को सस्टेन करने के लिए लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए जिसमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। बेटा आमतौर पर आप सिंगल कलर वाली लाइट यूज़ करोगे, यानी दोनों स्लिट में से जो दो कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं रेड और रेड, ठीक है। अगर ज़्यादा कलर्स होंगे तो फिर ओवरलैपिंग होगी, यानी अगर आप वाइट लाइट को यूज़ करते हो या ज़्यादा कलर्स वाली लाइट यूज़ करते हो ना, तो उसके अंदर दोनों सोर्सेज में से दोनों स्लिट्स में से ज़्यादा कलर्स होते हैं और वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, रेड वाला ब्लू के साथ, फिर ब्लू वाला फिर और येलो के साथ। इस वजह से ये जो पैटर्न होगा ये बहुत सारे बन जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा तो सही लेकिन वो सस्टेन या स्टेबल या ऐसे बोलो जिसको हम आसानी के साथ समझ सकें वैसा नहीं होगा। आगे चलते हैं और अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल। बेटा दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छा रहेगा। मिसाल के तौर पर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ए और ए है, तो जहाँ पर मैक्सिमा होगा वहाँ पर वो सीधे सीधे एम्पलीट्यूड जोड़ हो जाएंगे, यानी 2a हो जाएगा। और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो 2a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4I0। तो इंटेंसिटी जो है वो 4I0 के बराबर हो जाएगी, कहाँ पर, मैक्सिमा पर। और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड में से कट जाएगा, यानी a माइनस a 0, तो इंटेंसिटी भी 0। तो जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर इंटेंसिटी बिल्कुल 0 और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पर 4I0। तो ये देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के दरमियान में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, यानी बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल डार्क। अगर ऐसा ना होता और एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होते, जैसे सपोज करो 3 और 2 होता, एक 3a होता एक 2a होता, तो कंस्ट्रक्टिव पर तो जोड़ हो जाते 3 और 2 5a, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25I0। तो कंस्ट्रक्टिव पर 2 और 3 वाले 25I0 हो जाते, पर जिस जगह पर डिस्ट्रक्टिव होता ना तो सीधे सीधे कट होकर क्या होते 3 - 2 1, तो एम्पलीट्यूड बचता ना। तो जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता वहाँ पर फुली डार्क नहीं बनता, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी बच जाती, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए जो आपका एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का वो बराबर होगा, तो मैक्सिमा में इंटेंसिटी 4I0
और मिनिमा में बिल्कुल ख़त्म, तो डार्क और ब्राइट के दरमियान में बिल्कुल क्लियर कट जो है आपको फ़र्क या कॉन्ट्रास्ट जो है वो दिखाई देगा। पांचवा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन मस्ट भी लार्ज। बेटा देखो, हमने फ्रिंज विड्थ पढ़ी थी ना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी पढ़ा था। उसमें आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ को ज़्यादा करना है। अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस देखने के लिए पट्टियाँ बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए कैपिटल डी ऊपर था तो स्क्रीन दूर होनी चाहिए, और स्मॉल डी नीचे था तो जो सोर्सेज हैं वो नेरो होने चाहिए, या स्लिट्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक होनी चाहिए, ताकि आपकी फ्रिंज विड्थ बड़ी हो और इंटरफेरेंस जो है वो क्लियरली नज़र आए। इसी के साथ जो टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं दे मस्ट बी नेरो। ये सेम ही पॉइंट हो गया कि जो सोर्सेज हैं, जो स्लिट्स हैं वो नेरो होने चाहिए। नेरो का मतलब है नज़दीक होने चाहिए। समझ में आ गया बेटा? कंडीशन फॉर सस्टेन यानी अच्छा इंटरफेरेंस, आसानी के साथ देखने वाला इंटरफेरेंस जो है उसके लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप कोई चेंजेस करोगे इंटरफेरेंस पैटर्न में, तो फिर वो किस तरीके से ऑब्जर्व होती हैं। मिसाल के तौर पर कौन से फैक्टर की वजह से चेंज किस किस्म की होती है, तो इसको भी हम देखते हैं। नंबर 1, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट हवा के बदले एयर में कर दो, तो आपको पता है एयर जो है बेटा उसमें लाइट तेज़ ट्रेवल करती है। ये लाइट की बात हो रही है, साउंड की नहीं हो रही। तो एयर जो है उसमें लाइट तेज़ ट्रेवल करती है और वाटर में जाकर स्लो हो जाएगी, तो स्पीड जो है वो वाटर में जाकर कम हो जाएगी, और c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो स्पीड को कम करने के लिए वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि जो वेवलेंथ है वो वाटर में जाकर कम हो जाएगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट को, सारे सेटअप को उठाकर एयर में से वाटर में ले जाते हो, तो वाटर में जाकर स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको पता है ये जो फ्रिंज विड्थ है ये लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अगर वाटर में जाकर वेवलेंथ कम होती है तो फिर फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ये कहा लिखा है कि कॉन्सिक्वेंटली जो फ्रिंज विड्थ है या फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, व्हेन वन ऑफ द स्लिट, दोनों स्लिट में से किसी भी एक स्लिट को अगर आप क्लोज कर दोगे इन अ स्टेट ऑफ इंटरफेरेंस, इन दिस स्टेट इंटरफेरेंस डज नॉट टेक प्लेस, तो फिर इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। आपने एक स्लिट को बंद कर दिया तो फिर तो लाइट एक सोर्स में से जाएगी, तो आपके पास एक ही कोहेरेंट सोर्स होगा, दूसरा सोर्स तो है ही नहीं। तो एक ही सोर्स की लाइट इंटरफेरेंस कैसे करेगी? ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। ये एजिट पॉइंट जो हैं ये एमसीक्यूज वाले हैं। ठीक है, एक स्लिट को आपने क्लोज कर दिया और फिर एक ही स्लिट में से रोशनी आगे जाएगी जो इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और स्क्रीन के ऊपर आपको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन जो है वो ऑब्जर्व होगी। इल्यूमिनेशन माना स्क्रीन एक जैसी रोशन हो जाएगी, उसके ऊपर पट्टियाँ नज़र नहीं आएंगी। When one slit is fully open and other one is partially open, एक को आपने फुली ओपन रखा, दूसरे को बिल्कुल बंद नहीं किया, पार्शली ओपन रखा, तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। रीज़न, जो फुली ओपन है उसमें से पूरा एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, जो पार्शली है उसमें एम्पलीट्यूड कम निकलेगा, और क्योंकि एम्पलीट्यूड जब अनइक्वल होते हैं तो फिर आपको पता है कॉन्ट्रास्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट को समझना है।